हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 4 द्विघात समीकरण के अंतर्गत द्विघात समीकरण के बारे में और उसके मानक रूप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ उदाहरण 1 के अंतर्गत उसके पहले भाग को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि समीकरण एक ऐसा गणितीय कथन होता है जिसमें दो कथनों के बीच समानता को बीजीय व्यंजकों या बहुपदों की समानता के आधार पर व्यक्त किया जाता है। चूँकि यहाँ पर समीकरण द्विघात है, अतः यहाँ पर समीकरण में कम से कम एक द्विघात बहुपद अवश्य होता है। द्विघात बहुपद से आप परिचित हैं। अध्याय 2 और अध्याय 3 में हमने बहुपद के बारे में अच्छी प्रकार से जाना है। वह बहुपद जिसकी घात 2 होती है, अर्थात वह बहुपद जिसमें चर की घात अधिक से अधिक 2 होती है, वह बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, वह द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। शायद आपको याद भी हो कि व्यापक द्विघात बहुपद को हमने ax² + bx + c के रूप का जाना था, जहाँ पर a को शून्य नहीं होना चाहिए। यह भी हम लोगों ने पढ़ा था। और यहाँ पर x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है तथा अचर पद यहाँ पर c है। अचर पद हम इसे कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी चर नहीं है। यह बिना चर वाला पद होता है, इसीलिए इसको अचर पद कहते हैं। यहाँ पर a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं और चूँकि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं x² a जो है वो x² के साथ गुणा में है, इसी प्रकार b भी x के साथ गुणा में है, इसीलिए ये दोनों गुणांक कहलाते हैं। जब हम किसी द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर करके लिखते हैं तब वह द्विघात समीकरण बन जाता है। अर्थात द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर लिखने पर हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होती है। परंतु यह अवश्य हमें ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति में a को शून्य नहीं होना चाहिए और a b c जो यहाँ पर अचर हैं वे वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। द्विघात समीकरण का यही मानक रूप भी कहलाता है। अर्थात ax² + bx + c बराबर 0
ए बराबर नहीं है 0 के, इसे हम द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। अब पेज संख्या 79 पर आप उदाहरण 1 के भाग 1 को देखें। इसमें कहा गया है उदाहरण 1 में कि निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। गणितीय अर्थात यहाँ पर हमें बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, और निम्न स्थितियों में हम केवल पहले भाग को ही बीजगणितीय रूप में या गणितीय रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। शेष आपको स्वयं करना है, और यदि कहीं पर समझने में आपको परेशानी आती है तो आप उसे मुझसे पूछेंगे। आप देखें उदाहरण 1 के पहले भाग में जॉन लिखा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि अभी हम यह नहीं जानेंगे कि उनके पास कितने कितने कंचे थे। अभी हम केवल यह प्रयास करेंगे कि हम इस कथन को, जो कि इस भाग 1 में दिया गया है, उसे हम कैसे बीजगणितीय रूप में या गणितीय रूप में व्यक्त कर पाते हैं या करते हैं। अब आप देखें पेज 80 पर यही इसी का हल दिया गया है। इसे समझने का प्रयास करेंगे हम। हमें जो ज्ञात करना था कि जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है, उसे यहाँ हम मान लेते हैं। यह आप जानते हैं पहले से, और उसे यहाँ माना भी गया है। देखिए इसमें लिखा है, माना कि जॉन के कंचों की संख्या x थी, और हम इसी प्रकार किसी चर के द्वारा जो हमें ज्ञात करना रहता है उसे व्यक्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर जॉन के कंचों की संख्या को x मान लिया गया है। साथ ही साथ जीवंती के कंचों की संख्या को 45 ऋण x के बराबर लिया गया है, और साथ ही साथ पूछा गया क्यों, ऐसा क्यों हुआ है। तो आप जानते हैं कि जॉन और जीवंती के कंचों की संख्या का जो जोड़ था वो 45 के बराबर था। कुल मिलाकर उनके पास 45 कंचे थे। आप देखिए उदाहरण में यही, उदाहरण के भाग 1 में यही दिया हुआ है कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। तो 45 में से यदि जॉन के कंचों की संख्या को हम घटा दें तो हमें जीवंती के कंचों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब चूंकि हमने जॉन के कंचों की संख्या को x माना है, इसलिए जीवंती के कंचों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम 45 में से जॉन के कंचों की संख्या अर्थात x को घटा देंगे, और इस प्रकार हमें 45 ऋण x प्राप्त होगा, जो कि जीवंती के कंचों की संख्या के बराबर होगा। वही यहाँ पर लिखा गया है। इसके पश्चात जो दूसरी स्थिति थी उसमें यह कहा गया कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। अब जब दोनों 5-5 कंचे खोएंगे तो दोनों के कंचों की संख्या 5-5 कम हो जाएगी, यह आप जानते हैं। तो पहले जॉन के पास कंचों की संख्या x थी, अब जब 5 खो देगा तो x में से 5 घटा देंगे, वही x ऋण 5 यहाँ पर लिखा गया है कि 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास बचे कंचों की जो संख्या है वो x ऋण 5 हो गए है। इसी प्रकार जीवंती जब 5 कंचे खो देती है तो उसके पास बचे कंचों की संख्या जो होगी वह 45 ऋण x में से 5 घटाने पर प्राप्त होगी, और वही यहाँ पर लिखा गया है 45 ऋण x ऋण 5 और बराबर 40 ऋण x। 45 में से 5 घट जाएगा और 40 ऋण x प्राप्त होगा, अर्थात जीवंती के पास 5 कंचों को खोने के बाद बचे कंचों की संख्या जो होगी वो 40 ऋण x हो जाएगी। इसके साथ ही साथ उदाहरण के भाग 1 में यह भी दिया गया है कि दोनों जब 5 कंचे
खो देते हैं उसके पश्चात उनके कंचों की संख्या का जो गुणनफल होता है वह 124 होता है। तो हम देखते हैं कि जॉन और जीवंती ने जब 5-5 कंचे खो दिए तो उनके पास बचे कंचों की संख्या जो हो जाती है उसका हम जब गुणनफल ज्ञात करते हैं यानी दोनों को गुणा करते हैं तो x ऋण 5 और 40 ऋण x को जब गुणा करेंगे तो इस प्रकार गुणा करेंगे, ब्रैकेट में लिख करके, अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख करके, और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणे का चिन्ह है। अब हम जब गुणा करेंगे तो आप जानते हैं गुणा करने पर क्या होगा, x की गुणा 40 के साथ होगी तो 40x आ जाएगा, फिर x की गुणा ऋण x के साथ होगी तो ऋण x स्क्वायर आ जाएगा, और ऋण 5 की गुणा 40 के साथ होगी तो ऋण का 200 आ जाएगा, और ऋण 5 की गुणा ऋण x के साथ होगी तो धन का 5x आ जाएगा। और इसके पश्चात अब 40x और 5x जुड़कर 45x हो जाएगा, और साथ ही साथ ऋण x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, और धन और ऋण का 200 वह ऐसे ही आ जाएगा। अब चूंकि हमें पता है उदाहरण में के भाग 1 में यह दिया गया है कि जॉन और जीवंती जब 5-5 कंचे खो देते हैं तो उनके बचे हुए कंचों की संख्या को जब हम गुणा करते हैं तो वह 124 के बराबर होता है, यानी गुणनफल 24 के बराबर होता है। तो हमने जो गुणनफल प्राप्त किया है यहाँ पर उसको हम 124 के बराबर कर देंगे और उसे थोड़ा सरल कर लेंगे। तो सरल करने का क्या तरीका होता है कि जो ज्ञात राशियाँ हैं उसे हम बाईं ओर यहाँ पर ले आएंगे, जब बाईं ओर लाएंगे तो क्या होगा, ऋण का 200 और ऋण का 124 हो जाएगा, और दोनों जुड़कर ऋण का 324 बन जाएगा। और इस प्रकार हमें प्राप्त होगा ऋण का x स्क्वायर धन 45x ऋण का 324 बराबर 0। और इसे थोड़ा और सरल करेंगे, हम ऋण से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, या ऋण 1 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। केवल ऋण चिन्ह से हम दोनों पक्षों में गुणा कर दें, या ऋण 1 से दोनों पक्षों में गुणा कर दें, तो सभी पदों के चिन्ह उलट जाएंगे। क्या होगा, ऋण और ऋण की गुणा होगी तो धन हो जाएगा, इसलिए धन का x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर धन और ऋण की जब गुणा होगी तो ऋण का 45x हो जाएगा, और यहाँ पर ऋण और ऋण की गुणा होगी तो धन आ जाएगा। इस प्रकार हमें x स्क्वायर ऋण 45x धन 324 बराबर 0 प्राप्त होगा, और यही वह गणितीय कथन होगा जिसे हमें ज्ञात करना था। और इसी गणितीय कथन को आगे चल कर के हम हल करना सीखेंगे। यह गणितीय कथन द्विघात समीकरण के रूप में है। आप देख रहे हैं बाईं ओर द्विघात बहुपद है और उसके बाद बराबर 0 लिखा हुआ है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। और जब भी ऐसी स्थिति होती है कि कोई ऐसी समीकरण हो जिसमें द्विघात बहुपद, आपको कम से कम एक द्विघात बहुपद हो और उससे बड़ी घात वाला कोई बहुपद ना हो, तो हम उस समीकरण को कहेंगे कि वह द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में अधिकतम घात वाला जो बहुपद होगा वह द्विघात बहुपद होना चाहिए, यह हमें ध्यान रखना है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बाईं ओर द्विघात बहुपद है और इसीलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण को हल करना अर्थात x का मान ज्ञात करना हम आगे सीखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। अब आपको बस यह करना है कि 4.1 प्रश्नावली और शेष जो उदाहरण हैं उन्हें स्वयं समझने की कोशिश करनी है, समझने का प्रयास करना है। यदि कहीं पर कोई परेशानी आती है समझने में या कठिनाई आती है तो आप मुझसे अवश्य पूछेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।